पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन क्या होता है, किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स होता है, मिनिमम मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल रेट टैक्स क्या होता है, और टोटल इनकम, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इनकम टैक्स के अंदर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इनकम टैक्स के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। हाँ। तो ये कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, सेक्शन बता रखे हैं कि भाई इन इन सेक्शन के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पर्सन की डेफिनेशन, अगर मैं बात करूं पर्सन की डेफिनेशन, वो इनकम टैक्स के कौन से सेक्शन में दे रखी है, सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर। कौन से सेक्शन में दे रखी है, सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है ये, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है ये कि पर्सन की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर आती है, वो पूछ सकता है आपसे। एसएससी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 7, सेक्शन 2 क्लोज 7 एसएससी की डेफिनेशन किस में दे रखी है, सेक्शन 2 क्लोज 7। आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है ये डेफिनेशन, कौन कौन सी डेफिनेशन कौन कौन से सेक्शन के अंदर है। अगर आपसे कोई पूछे पर्सन की डेफिनेशन तो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे एसएससी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 2 क्लोज 7 के अंदर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर हमें दे रखा है सेक्शन 2 क्लोज 9 के अंदर। असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज इनकम टैक्स के सेक्शन 2 क्लोज 9 के अंदर आती है। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 3 के अंदर। इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज 25A। मोस्ट इंपोर्टेंट, जब हम पढ़ेंगे इसको डेफिनेशंस के अंदर, आगे हम सारा पढ़ेंगे ये, ऐसी बात नहीं है, ये सारी डेफिनेशंस आगे आएंगी, बट यू हैव टू बी क्लियर दैट कि कौन सी डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर लिखी हुई है। आपसे इनकम टैक्स में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स की डेफिनेशन जो दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज 10 के अंदर। मैक्सिमम मार्जिनल रेट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज 29C। इनकम की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज 24। टोटल इनकम की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज 45। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्जिंग सेक्शन। इनकम टैक्स के अंदर या टैक्सेशन के अंदर, टैक्स लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो चार्जिंग सेक्शन होता है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि सारे का सारे जो प्रोविजंस होते हैं वो इसी के ऊपर बेस होते हैं। क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या कंडीशंस होंगी, क्या एक्सेप्शंस होंगी, क्या मॉडिफिकेशन, वट एवर, वो सब सारे का सारे जो सेक्शंस होते हैं वो चार्जिंग सेक्शन पर बेस होते हैं। इसी को कंसिडर करके ही सारी की सारी आगे की कार्रवाई की जाती है। प्रोसीजर सारे का सारा इसी पे बेस होता है, चार्जिंग सेक्शन पे। तो इनकम टैक्स के चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 6 बात करता है रेजिडेंशियल स्टेटस। ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस, हमारा जो इनकम टैक्स है उससे पहले हमें किसी पर्सन पे टैक्स लगाने से पहले, इनकम टैक्स लगाने से पहले कि भाई उसकी इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए प्रॉपरली इनकम टैक्स के अंदर अच्छे से डेफिनेशंस प्रोविजंस अच्छे से बता रखे हैं, जिनके बेसिस पे इनकम टैक्स लगता है। क्लियर है। उसके बाद है सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है वो पढ़ेंगे। और सेक्शन 9 में हम बात करेंगे इनकम डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। द इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है।
जो बेसिक हम पढ़ेंगे एक इनकम टैक्स के अंदर, अगर हमें पता करनी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो हमें इन चीजों का पता होना होना चाहिए। हमें पर्सन का पता होना चाहिए, एसएससी असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या होता है, इंडिया क्या की डेफिनेशन क्या है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, एमएमआर क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इनकम, टोटल इनकम, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम और इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। ओवरव्यू की बात कर ले, हमारा जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो हमारा जो, अगर मैं टैक्स लो की बात करूं, अगर मैं इनकम की बात करूं, डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से प्रोविजन, क्या क्या चीज कवर होती है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, वो हम बात कर लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल होता क्या है? फाइनेंस बिल होता क्या है? हर साल, अगर मैं बात करूं, बजट आता है हर साल हमारा, आता है ना? हर साल हमारा बजट आता है। बजट के टाइम पे जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, बजट सेशन, उसमें हमारा जो अमेंडमेंट्स आती हैं वो किसके बेसिस पे आती हैं? वो प्रॉपरली फाइनेंस बिल हर साल का पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, जिसको प्रॉपरली क्या होता है, पार्लियामेंट प्रॉपरली कंसीडर करती है, डिस्कशन करती है, वहां पे प्रॉपरली डिस्कशन होता है, उसके बेसिस पे आगे अप्रूवल्स, डिसअप्रूवल, वट जो भी है वो कंसिडर की जाती है, और जब पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देती है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाती है। प्रेसिडेंट की असेंट के बाद ये क्या बनता है, एक्ट बनता है। तो कोई भी चीज जब एक्ट बनती है, तो उससे पहले, अप्रूव होने से पहले, वो बिल होती है, बिल, वो बिल की फॉर्म में होती है। पार्लियामेंट में प्रेजेंट, पार्लियामेंट में अप्रूव होने से पहले, पार्लियामेंट में अप्रूव होने से पहले कोई भी चीज जब आती है वो बिल की फॉर्म में आती है, बिल। इनकम टैक्स एक्ट कंटेन द प्रोविजन। इनकम टैक्स के अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ते हैं? इनकम टैक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, हम टोटल इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम, इनकम टैक्स एक्ट, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं हम टोटल इनकम कैसे निकालेंगे अपनी, इनकम टैक्स पर्पज से टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमें इनकम टैक्स एक्ट बताता है। हमें इनकम टैक्स एक्ट बताता है कि आपकी टोटल इनकम आप कैसे निकालोगे, उस पर आपका टैक्स कितना होगा, वो भी हमें यहाँ से पता चलता है। बाकी आगे के सारे प्रोसीजर जो इनकम टैक्स के अंदर होते हैं, आपको टैक्स कैसे पे करना है, कितने टाइम में पे करना है, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो क्या होगा, आपके प्रोसिक्यूशन लग सकते हैं, इनकम टैक्स में आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग हो सकती है। ये सारे के सारे चीजें जो है, अगर आपने टैक्स इवेजन का काम किया, टैक्स चोरी करी, आपके ऊपर क्या पेनल्टी, क्या चीजें, किस तरह से चीजें होंगी, ये सारा इनकम टैक्स हमें बताता है। क्लियर है? हाँ सर। तो इनकम टैक्स के अंदर हम मेजरली अपनी जो टोटल इनकम है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल इनकम इस तरह से निकालते हैं, टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, और बाकी जो इनकम टैक्स के प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारे का सारा इसमें कवर होता है। और जो मैं टैक्स लॉ की, इनकम टैक्स लॉ की बात करूं, उसके अंदर क्या क्या कवर होता है, जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है वो किन किन चीजों से मिलके बना है, वो जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ को अगर हमें कंसीडर करना है, तो हमें सबसे पहले इस पे एक्ट का पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर कौन सा एक्ट लगता है। इसमें एक्ट लगता है इनकम
टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। साथ में इसके लगते हैं रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल्स 1962। जो मेन एक्ट है इनकम टैक्स का, वो इनकम टैक्स एक्ट है। मेन मेन एक्ट कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट है। उसके सपोर्टिंग रूल्स हैं जिसमें क्या बताया गया है? प्रोसीजर बताए गए हैं, प्रोसीजर्स बताए गए। क्लियर है? हाँ। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है, हर साल बजट आता है। बजट 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 जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, पार्लियामेंट में पास होता है फाइनेंस बिल, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट उसको क्या कर देते हैं? अपनी असेंट दे देते हैं। उसके बाद वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। हर साल एक फाइनेंस एक्ट होता है, हर साल का, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स आती हैं। जिसके अंदर क्या आती हैं? अमेंडमेंट्स आती हैं। अमेंडमेंट्स आती हैं। समझ आ गई? जिसके अंदर हर साल अमेंडमेंट्स आती है। अमेंडमेंट्स आने के बाद हमें और क्या क्या पढ़ना पड़ता है? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशंस भी क्या होती हैं? टाइम टू टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड से या सीबीडीटी की साइड से, जो मेन अथॉरिटी होती है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, वो है सीबीडीटी। सीबीडीटी के ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीडीटी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी निकालते रहते हैं। कुछ ना कुछ चेंज करना हो, कोई ना कोई अमेंडमेंट लेके आनी हो। देखो, एक एनुअल अमेंडमेंट तो होती है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर्स कुछ अगर अमेंडमेंट लेके आनी हो तो वो बाय नोटिफिकेशन आती है। बाय नोटिफिकेशन आती है। लॉ के अंदर, टैक्स लॉ के अंदर, अगर कोई अमेंडमेंट लेके आनी हो ड्यूरिंग द ईयर, तो वो बाय नोटिफिकेशन आती है। समझ आ गई? क्लियर है? और उसके बाद हाँ क्या सर। होता है? उसके बाद होता है सर्कुलर। मान लो किसी प्रोविजन को लेके कंफ्यूजन है, टैक्स लॉ के, इनकम टैक्स के किसी प्रोविजन को लेके स्टेक होल्डर के बीच में, मतलब लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, तो लोग उससे क्या मांगते हैं? क्लैरिफिकेशन। मतलब लोगों को क्लैरिफिकेशन देने के लिए मिनिस्ट्री क्या करती है? सर्कुलर इशू करती है। मान लो कोई नया प्रोविजन आया, तुझे समझ नहीं आ रहा, किसी और को समझ नहीं आ रहा, तो किसी को अगर समझ नहीं आ रही वो चीजें, तो उसके लिए क्या होता है? मिनिस्ट्री क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सर्कुलर इशू करती है उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए। भाई, जो आप ये चीज इस तरह से समझ रहे हो, ये ऐसे नहीं है। ये इस प्रोविजन का पर्पस इस चीज से है, क्लैरिफाई करने के लिए। समझ आ गई? हाँ। और कोर्ट के जो जजमेंट होती हैं, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या आगे फर्दर किसी हायर कोर्ट के अंदर कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई केस चल रहा था और उस पर कोई अच्छी जजमेंट आई, जिसकी वजह से लॉ के अंदर चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से लॉ के अंदर चेंज करना पड़ा, तो वो भी क्या करता है? आपको कंसीडर करना आपके लिए जरूरी है कि आप जब इनकम टैक्स लॉ को पढ़ोगे तो आपके लिए क्या क्या चीजें रेलेवेंट है, आप किन किन चीजों को कंसीडर करोगे। समझ आ गई? इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए, इनकम टैक्स लॉ को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले मेन एक्ट जो हमारा है, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट जो है 1 अप्रैल 1962 के अंदर आया। 1 अप्रैल 1962 के अंदर आया।
इसके अंदर सेक्शंस हैं, काफी सारे सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, क्लोज हैं, सब क्लोज हैं, प्रोविजंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं। इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर ये चीजें हैं। एनुअल फाइनेंस बिल, एनुअल फाइनेंस एक्ट, हर साल बजट आता है हमारा जो कि प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। फाइनेंस मिनिस्टर, हर साल फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर जब बजट सेशन होता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश करती है, बजट पेश करती है। बजट को बोला जाता है फाइनेंस बिल। ये फाइनेंस बिल की फॉर्म में होता है, फाइनेंस बिल की फॉर्म में होता है। जब फाइनेंस बिल को अप्रूव कर दिया जाता है बाय द पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, और उसको असेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। हर साल बजट आता है और बजट जब अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर और प्रेसिडेंट उनको असेंट दे देते हैं, तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। समझ आ गया? जैसे हम अभी क्या चल रहा है, अभी फाइनेंस एक्ट 2023 चल रहा है, फाइनेंस एक्ट 2023 हर साल ऐसे ही चेंज होता रहता है। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स रूल 1962, इनकम टैक्स रूल्स। भाई जो क्या है, इनकम टैक्स को, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, इसके अंदर जो प्रोविजंस बता रखे हैं, उन प्रोविजंस को अच्छे से फॉलो करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, सीबीडीटी की वर्किंग को अच्छे से चलाने के लिए, सीबीडीटी क्या करती है, इनकम टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अच्छे से वो रूल्स लेके आती है, जिसके अंदर प्रोसीजर बताए गए हैं, प्रोसीजर बताए गए हैं हर एक चीज से रिलेटेड। टैक्स कैसे लेवी होगा, टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, अलग अलग प्रोसीजर्स बताए गए हैं। ठीक है ना? तो इनकम टैक्स रूल्स भी इंपॉर्टेंट है। आप इनकम टैक्स एक्ट के साथ रूल्स भी साथ के साथ पढ़ो। हर एक सेक्शन का एक पर्टिकुलर रूल्स होता है साथ में, हर एक सेक्शन को एक पर्टिकुलर रूल्स के साथ पढ़ा जाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन क्या होती है? नोटिफिकेशन का मीनिंग है ब्रदर कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, नोटिफिकेशन इशू करती है, या सीबीडीटी नोटिफिकेशन इशू करते हैं कि भाई टाइम टू टाइम अगर किसी चीज में, टाइम टू टाइम अगर किसी चीज में कोई चेंज लेके आना है, कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई प्रोसीजर को बदलना है या चेंज करना है, वट एवर, जिस भी तरह से, तो भाई उसके रिगार्डिंग क्या होती है, नोटिफिकेशन इशू की जाती है। और नोटिफिकेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो नोटिफिकेशन इशू करते हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एसएससी, एसएससी, इन सब पे क्या होती है, बाइंडिंग होती है, इन सब पे बाइंडिंग होती है, एप्लीकेबल होती है। क्लियर है? इन सब पे बाइंडिंग होती है। सर्कुलर होती क्या होता है, जो मैंने बताया कि अगर आपको किसी प्रोविजन के ऊपर डाउट है, आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, आपको इनकम टैक्स के किसी सेक्शन को लेके, किसी सब क्लोज को लेके, रूल्स को लेके कोई डाउट है, तो उस चीज के रिगार्डिंग सीबीडीटी क्या करती है, सर्कुलर इशू करती है, क्लैरिफाई करने के लिए, आपके डाउट को रिजोल्व करने के लिए सर्कुलर इशू किया जाता है। और सर्कुलर भी इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो सर्कुलर होता है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर बाइंड होता है, पर एसएससी के ऊपर बाइंड नहीं। हाउएवर, एसएससी कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस सर्कुलर। जो सर्कुलर होते हैं वो एसएससी के ऊपर बाइंड नहीं होते। क्लियर है? और जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन,
कई बार क्या होता है कि कोई कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं और इतने हाई लेवल के केसेस होते हैं जिसकी वजह से टैक्स लॉ में भी चेंज आ जाता है, टैक्स लॉ में भी चेंज करना पड़ता है। तो वो कोर्ट के डिसीजन भी रेलेवेंट होते हैं इनकम टैक्स पर्पज से। समझ आ गई? अब यहाँ पे हमें दे रखा है, ये बता रखा है कि भाई एक बिल जो है, एक फाइनेंस बिल जो है, एक बजट जो है, एक बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है। बिल को, फाइनेंस बिल को कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस बिल को क्या करती है? प्रेजेंट करती है। उसमें क्या करती है? पार्लियामेंट अपनी अपनी रिकमेंडेशन सुजेशन देता है। पार्लियामेंट, लोग जो लोकसभा राज्यसभा है, उसको क्या करती हैं? अप्रूव करती हैं। और बाद में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको असेंट देते हैं अपनी, और फिर क्या होता है, वो जैसे ही वो असेंट देते हैं वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। समझ आ गई? वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर इनकम के 5 हेड बता रखे हैं। इनकम टैक्स के अंदर इनकम के 5 हेड बता रखे हैं। आपकी इनकम के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? द सोर्सेज ऑफ इनकम। आप इनकम कैसे कमा सकते हैं? पहला सोर्स होता है सैलरी। पहला हेड होता है सैलरी। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी मिलती है, तो उनकी इनकम जो है अंडर द हेड ऑफ सैलरी टैक्सेबल होती है। अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल होती है। दूसरी मैं बात करूं, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास आपका बिजनेस है, या आप रेंट पे देने का, आपके पास अच्छे मतलब क्या है, फ्लैट्स वगैरह है, घर है, जिसको आप रेंट पे देते हो। आप रेंटल बिजनेस से इनकम कमाते हो। आपके पास रेंटल इनकम आती है और उससे आप वो करते हो, सॉरी, इनकम कमाते हो। तो वो होती है आपकी रेंटल इनकम, जो टैक्सेबल होती है वो किस में होती है? हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में मतलब आपने अगर अपने घर को रेंट पे दे रखा है और उसके बदले में आपको रेंट आ रहा है, तो वो रेंटल इनकम जो होगी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी। तीसरा होता है, अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम या कोई प्रॉफिट, सॉरी, कोई प्रॉफिट या फिर कोई गेन जनरेट करते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने से, या प्रोफेशन कर रहे हो, बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ या फिर कोई प्रॉफिट या गेन, वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, वहां से आपको इनकम आ रही है, वहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो वो अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी जो है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। आपके पास कोई बिल्डिंग, कोई लैंड, कोई कैपिटल नेचर की कोई चीज थी, कोई कैपिटल नेचर की क्या थी? चीज थी, कैपिटल नेचर। आपने अपना क्या कर दिया? घर बेच दिया। आपने के पास कोई बिजनेस था, वो बेच दिया। कोई बिजनेस की यूनिट सेल कर दी। आपने अपनी कोई लैंड सेल कर दी।
कैपिटल गुड को ट्रांसफर करने से आपको अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट फ्रॉम या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आपको अगर कोई कैपिटल गेन हुआ है तो उससे आपको इनकम आई है तो वो अंडर दी हेड फॉर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। और लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये क्या है? हमारे इनकम के 5 हेड होते हैं। ये हमारी इनकम के 5 हेड होते हैं। आप अलग अलग जिस भी तरह से अलग, अगर इनमें से किसी भी सोर्स के अंदर, मान लो अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी के अंदर, आप रेंटल इनकम आपकी आ रही है तो हाउस प्रॉपर्टी में, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो वहां से कोई इनकम आ रही है तो पीजीबीपी, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स को बेच के कोई प्रॉफिट वो अर्न किया है तो कैपिटल गेन के अंदर। और उसके बाद अगर इनसे अलग, अगर इनमें कोई भी आपकी